हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और जीएसटी देश में इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, उसकी जर्नी कैसे रही इंडिया में इंट्रोड्यूस होने की। हमने डिस्कस किया था कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से देश में जीएसटी की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जैसे कि कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम, फिर डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम। अगर आपको याद हो तो जीएसटी आने से पहले रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस टैक्स भी लगता था और सेल्स टैक्स भी लग के आता था, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कई जगह पर ये कंफ्यूजन रहता था, ये सेल है या सर्विस है, तो सेंटर अपना सर्विस टैक्स लेके पहुंच जाते थे और स्टेट वाले सेल्स टैक्स लेकर, जैसे कि सॉफ्टवेयर के केस में। तो वहाँ देवर प्रोन टू लिटिगेशन, वहाँ पर लिटिगेशन हो रही थी। मल्टीपल लॉस थे, सेंटर के अपने लॉस, स्टेट के अपने लॉस, और स्टेट के अपने खुद के वैट लॉस एक दूसरे से इतने अलग थे। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल रिटर्न्स, मल्टीपल प्रोसीजर्स और मल्टीपल अथॉरिटीज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही कम। इस वजह से हमें महसूस हुई जीएसटी की जरूरत। अब जीएसटी क्या है? जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। हर स्टेज पर जितना वैल्यू एडिशन हुआ उतने पे ही टैक्स लगेगा। जीएसटी में एक कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट है। अगर फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर ने माल बनाकर होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने आगे रिटेलर को और रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर को, तो मैन्युफैक्चरर को पीछे दिए गए टैक्सेस का क्रेडिट मिल जाएगा। सिमिलरली होलसेलर को भी क्रेडिट मिल जाएगा। वो लोग सिर्फ अपने स्टेज पर किए गए वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स देंगे और इस तरह से उन पर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा और सारा टैक्स का बर्डन जाकर अल्टीमेट कंज्यूमर पर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस क्रेडिट की चेन है और सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली कोई कास्केडिंग इफेक्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम नहीं है और लॉज में एक यूनिफॉर्मिटी है। कॉमन टैक्स रेट है, कॉमन प्रोसीजर है, कॉमन मार्केट है। तो ये हैं कुछ जीएसटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये सभी कुछ हम अब तक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में, लेकिन देश में जीएसटी इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, उसकी जर्नी कैसे रही। क्या आपको पता है 1954 में फ्रांस ने अपने देश में जीएसटी इंट्रोड्यूस कर लिया था और हमने किया इसे 2017 में। इतना लंबा सफर हमें तय करना पड़ा, इतना टाइम क्यों लग गया? देखो, दो तरह की कंट्रीज होती हैं, यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी मतलब वहां पर सारी पावर सेंटर के पास होती है, जैसे कि चाइना। लेकिन वही फेडरल स्टेट्स होती हैं जहां पर पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड होती है। उस लिहाज से बात करें तो इंडिया एक फेडरल नेशन है। यहां पर पावर सेंटर और स्टेट्स में डिवाइडेड है। आपको याद होगा कुछ टैक्सेस सेंटर लगा रहे थे, एक्साइज, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, और कुछ टैक्सेस स्टेट्स लगा रही थी, सेल्स टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा।
तो जीएसटी लाने के लिए ये पूरा फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करना था। सेंटर को अपने टैक्स छोड़ने थे, स्टेट्स को अपने टैक्स छोड़ने थे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था। तो इस पूरे प्रोसीजर में टाइम तो लगेगा। ये बात शुरू हुई जीएसटी की 2002 में, जब केलकर कमेटी, विजय केलकर जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने देश में जीएसटी इंट्रोड्यूस करने का रिकमेंडेशन दिया। फिर 2006 में सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीएम मनमोहन सिंह। तो उनके नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अपनी 2006 की बजट स्पीच में कहा कि हम देश में जीएसटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि हम 2010 तक देश में जीएसटी ले आएंगे, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब सरकारें आती जाती रहती हैं, तो कांग्रेस चली गई और मोदी जी की लहर आई। तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, तब मोदी जी ने लोकसभा में 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया। 2014 में बिल पेश हुआ और लगभग 2 साल बाद वो बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पास होकर प्रेसिडेंट की असेंट लेकर बना 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब बिल पास हुआ था तो वो 122nd था, लेकिन एक्ट बनते बनते वो 101st हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडिंग एक्ट तैयार था जीएसटी देश में लाने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ तैयारियां बाकी थी उससे पहले कि जीएसटी फुल फ्लेजेडली कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसमें एक प्रोविजन रखा गया कि सरकार जिस दिन डेट नोटिफाई करेगी उस दिन ये एक्ट एनफोर्स होगा। टू बी एनफोर्स्ड ऑन नोटिफाइड डेट। एक्ट तैयार है, लेकिन लागू उस दिन होगा जिस दिन सरकार वो डेट नोटिफाई करेगी। और ये जरूरी नहीं पूरा एक्ट एक साथ एनफोर्स कर दो, आप उसे पार्ट्स में भी कर सकते हो। तो पूरा एक्ट एक साथ एनफोर्स ना करके सबसे पहले उस अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 12 इन्फोर्स किया। अब सेक्शन 12 क्या था? सेक्शन 12 था जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग। तो सितंबर 2016 में जीएसटी काउंसिल पिक्चर में आई और उसकी पहली मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उसने कुछ फैसले लिए कि पार्लियामेंट को सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट और कॉम्पनसेशन एक्ट पास करनी चाहिए। तो 2017 में पार्लियामेंट ने ये चारों एक्ट पास कर दिए, लेकिन एसजीएसटी लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को वो एक्ट पास करना था। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने जम्मू कश्मीर को छोड़ के एसजीएसटी एक्ट पास कर दिए सीजीएसटी के मॉडल पर। अब सभी कानून बनकर तैयार थे। तो अब फाइनली पूरी तैयारी हो चुकी थी जीएसटी को देश में लाने की, और 1 जुलाई 2017 का वो शुभ घड़ी थी जिस दिन देश में जीएसटी का ऑफिशियली जन्म हुआ।
इस तरह हमने पूरी जीएसटी की जर्नी कंप्लीट की। हाँ, यहाँ एक स्टेट रह गई थी, जम्मू कश्मीर, जिसने अपना एसजीएसटी एक्ट पास नहीं किया था। तो 8 जुलाई को उसने भी एसजीएसटी एक्ट पास कर लिया और पूरे संपूर्ण भारत में जीएसटी पिक्चर में आ गया। ये थी इन ब्रीफ जीएसटी के आगमन की कहानी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जीएसटी से रिलेटेड। हमने पढ़ा है सप्लाई 2 तरह की हो सकती है, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। जब सप्लाई इंटर स्टेट होगी तो वहां लगेगा आईजीएसटी, और जब इंट्रा स्टेट होगी तो वहां लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन टैक्स लगाने के लिए पावर तो चाहिए, तो वो पावर मिलती है आर्टिकल 246 ए से। तो सीजीएसटी किसका टैक्स है? सेंटर का, सेंट्रल जीएसटी। तो इस पर टैक्स लगाने की पावर है पार्लियामेंट की। तो सीजीएसटी एक्ट बनाने की भी पावर है पार्लियामेंट की। एसजीएसटी किसका टैक्स है? स्टेट्स का। तो इसका एक्ट कौन बनाएगा? स्टेट्स। यही यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं आईजीएसटी की, तो हमें पता है आईजीएसटी में आधा टैक्स सेंटर के पास रह जाता है और आधा टैक्स स्टेट के पास रह जाता है। तो आईजीएसटी एक्ट कौन बनाएगा? बेशक वो टैक्स सेंटर और स्टेट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो टैक्स सेंटर कलेक्ट करके सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर लेता है। तो यहां लॉ बनाने की पावर तो पार्लियामेंट के पास ही होनी चाहिए, और यही लिखा है इस आर्टिकल में। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटर स्टेट पे जो जीएसटी लग रहा है, मतलब आईजीएसटी के रिगार्डिंग भी लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट की है। तो पार्लियामेंट ने पास किया सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट, और रिस्पेक्टिव स्टेट्स ने एसजीएसटी एक्ट। लेकिन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें टेम्परेरीली जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये फ्यूचर डेट से जीएसटी में आ सकते हैं, जो डेट जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे। अभी टेम्परेरीली ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे से बाहर है। अब बात करें, जीएसटी आने से पहले इंटर स्टेट सेल पे लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो एक सेंटर का टैक्स था, लेकिन ओरिजिनेटिंग स्टेट को असाइन था, और उसका आर्टिकल था आर्टिकल 269। लेकिन अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे लगता है आईजीएसटी, तो उसके लिए आर्टिकल बनाया गया 269 कैपिटल ए। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एमसीक्यू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आईजीएसटी लगाने के लिए जो पावर है वो आर्टिकल 269 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, और वो ये भी कहता है कि इंपोर्ट जो एक इंटरस्टेट सप्लाई है वहां पर भी आईजीएसटी लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखें तो सबसे पहले तो हमें गुड्स और सर्विस टैक्स की डेफिनेशन देखते हैं। एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स की
या सर्विसेज की या दोनों की सप्लाई पे लगने वाला टैक्स है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन यहां ये भी लिखा है एक्सेप्ट फॉर टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। याद है आपको, मैंने कहा था कि स्टेट्स ने बोला जो मर्जी कर लो, शराब पर हम हाथ लगाने नहीं देंगे। तो जीएसटी की डेफिनेशन में ही ये बात डालनी पड़ी कि भैया कुछ भी हो जाए, हम शराब पर हाथ नहीं लगाएंगे। गुड्स और सर्विस टैक्स भी वही है जो गुड्स पे लगे, सर्विस पे लगे, दोनों पे लगे, लेकिन शराब पर नहीं। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब शराब जीएसटी के दायरे से बाहर है। गुड्स, मटेरियल, कमोडिटीज, आर्टिकल्स। सर्विस क्या है? जो गुड्स नहीं है। ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन हम अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसे एक बार छोड़ देते हैं। स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर वो भी स्टेट्स हैं। तो टोटल स्टेट्स हुई 31। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ये क्या है? आर्टिकल 279A एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कहता है कि देश में एक जीएसटी काउंसिल होगी। वो जीएसटी काउंसिल ही कंट्री में जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी। उस काउंसिल के चेयरमैन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी हैं निर्मला सीतारमन। उसके अलावा हर स्टेट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, जो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ टैक्सेशन या और कोई भी मिनिस्टर जो वो स्टेट नॉमिनेट करता है, वो उसके मेंबर्स होंगे। तो 31 स्टेट से आएंगे वो 31 मेंबर्स। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू भी इसके एक मेंबर होंगे। तो इस काउंसिल में सेंटर और स्टेट्स सभी की एक रिप्रेजेंटेशन है और ये बॉडी मिलकर ही जीएसटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगी। जैसे कि वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो अभी टेम्परेरीली जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, उन्हें कल को जीएसटी के दायरे में लाना है या नहीं और कब लाना है, ये डिसीजन ये बॉडी मिलकर लेगी। लेकिन कोई भी डिसीजन इस बॉडी में हो, उसके लिए एक तो इस बॉडी में 50% का कोरम होना चाहिए और वो कोई भी फैसला 75% की मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ये 75% की वेटेड मेजॉरिटी है। जीएसटी काउंसिल में कोई भी फैसला होगा तो वहाँ सेंटर के पास है 1/3 वोट और स्टेट्स के पास है 2/3 वोट। ये इस तरह से वोटिंग पावर क्यों रखी गई है? जिससे ना सेंटर अकेली कोई फैसला ले सके और ना स्टेट्स अकेले कोई फैसला ले सके। इमेजिन करो जीएसटी काउंसिल में कोई डिसीजन होना है जहां स्टेट्स और सेंटर अलग अलग हो गए। स्टेट्स का डिसीजन यस है और सेंटर का डिसीजन नो है। तो क्या स्टेट्स अकेली वो डिसीजन ले सकती हैं? तो 31 स्टेट्स ने कहा यस,
लेकिन उनके पास सिर्फ 2/3 ही वोट है। मतलब वो 31 की 31 स्टेट भी अगर हाँ का वोट दे दे तो भी वो कितने परसेंट बनेगा? वो होगा, इसको डिवाइड करें तो ये तो हो गया 66.66% के आसपास ये परसेंटेज आएगी। लेकिन डिसीजन पास होने के लिए हमें चाहिए 75% वोट। तो अकेली स्टेट्स मिलकर तो कोई फैसला नहीं ले सकती जो वो सेंटर को सरपास कर जाए। क्या सेंटर ऐसा कोई डिसीजन ले सकता है जहां स्टेट्स रेडी ना हो? अकेला सेंटर, वो भी देख लेते हैं। तो सेंटर ने सपोज यहां नो का डिसीजन लिया, लेकिन सेंटर के पास है 1/3 वोट, मतलब 33.33% के ये आसपास कुछ आएगा। और हमें कितने चाहिए? 75%। तो ना तो स्टेट्स अकेले कुछ फैसला ले सकती हैं, ना ही सेंटर अकेले कुछ फैसला ले सकती हैं। इस तरह से इस वोटिंग पावर को डिवाइड किया गया है। मतलब सही मायने में ये सेंटर और स्टेट्स दोनों की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। कोई भी एक दूसरे को दरकिनार करके, इग्नोर करके फैसला नहीं ले सकते। जब तक दोनों साथ में मिलकर नहीं चलेंगे कोई फैसला नहीं होगा। आपको 31 में से एटलीस्ट 25 स्टेट्स का साथ चाहिए सेंटर को, जिससे कोई फैसला हो सके। ये 25 स्टेट्स कैसे आया? आप होमवर्क समझ के इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो जब तक 25 स्टेट्स का साथ नहीं होगा और सेंटर उसके साथ नहीं होगी, कोई भी यहां जीएसटी काउंसिल में फैसला नहीं होगा। तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और यहां कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 279A, जो आपको याद रखना चाहिए। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके एमसीक्यू में पूछ ले। और ये है आपका GSTN नेटवर्क, gst.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर ही आपकी रिटर्न फाइलिंग होगी, टैक्स की पेमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सभी कुछ इस पोर्टल पर होगा। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में देखते हैं, वो जीएसटी में कवर्ड हैं या नहीं है, विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब। स्टेट्स ने बहुत अच्छी तरह से धमकाया था सेंटर को, इस पे हाथ नहीं लगाना, तो नहीं, ये जीएसटी में नहीं है, ये जीएसटी से बाहर है। तो इस पे क्या लगता है? इस पे लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और जब वो बिकता है तो वैट। उसके बाद बात करें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो वो भी टेम्परेरीली जीएसटी से बाहर है। तो अभी जो पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं उसमें जीएसटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहां लग रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट। अब थर्डली अगर बात करें, हम पहले इसकी करते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स की, तो ये भी जीएसटी के दायरे में नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज का टैक्स है और लोकल बॉडी का वो टैक्स जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ। तो एंटरटेनमेंट टैक्स आज भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, वो जीएसटी में सबस्यूम हुआ ही नहीं। अब लास्टली ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है टोबैको को लेकर। टोबैको
जीएसटी के दायरे में है वहां जीएसटी लगता है, लेकिन साथ साथ टोबैको पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। तो टोबैको खाने वालों को सरकार ने बहुत अच्छी सजा दी है, उस पर जीएसटी भी लग रहा है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। तो अगर आपसे कोई एक प्रोडक्ट पूछा जाए जो जीएसटी के चंगुल में भी है और पुराने टैक्स में भी रह गया है, वो है टोबैको। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन पे अब ये टैक्सेस नहीं लग रहे, उन पे अब सिर्फ जीएसटी लगता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि उनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे है। शराब जीएसटी से बाहर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी से बाहर, एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी से बाहर, टोबैको जीएसटी के अंदर, लेकिन अभी वो प्री जीएसटी एरा में भी अटका है, वहां सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। तो हमने ब्रीफली देखा कंट्री में जीएसटी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए, और अब हम नेक्स्ट वीडियो से हमारा नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, सप्लाई अंडर जीएसटी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आपका कोई भी सजेशन, डाउट, क्वेरी कुछ भी हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। I will for sure reply to all your comments. I'll see you in the next video. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.